नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी उत्तरकाल लेकर। ये कहानी मैंने 25 दिसंबर 2004 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी उत्तरकाल। कैलाशनाथ, गोवर्धन दास एवं मदनलाल की दोस्ती सारे शहर में मशहूर थी। तीनों पके पान थे। तीनों की उम्र 70 पार थी। तीनों के व्यक्तित्व एवं स्वभाव में मूलभूत अंतर होते हुए भी तीनों की मित्रता इससे अप्रभावित थी। कैलाशनाथ आदर्शवादी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। गोवर्धन दास पूरे प्रैक्टिकल थे। उनका व्यावसायिक एवं व्यवहारिक कौशल जगत विख्यात था। मदनलाल आदर्शवाद एवं व्यावहारिकता दोनों के विरुद्ध थे। हरदम एक ही बात कहते, इस कमीने जगत में अगर जीना है तो दुष्ट की इमेज बनाओ। लोग आपके नाम से आतंकित होने चाहिए। यहां सीधी अंगुली घी नहीं निकलता। कैलाशनाथ एवं गोवर्धन दास उसकी बातों पर हंसते, पर वे दोनों भी स्वीकारते थे कि उनके स्वयं की अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों में मदन ने ही रास्ता निकाला था। वर्षों पहले कैलाश की इंडस्ट्री में यूनियन वालों ने नाक में दम कर दिया था। एक बार तो नारी लगाते हुए एक मजदूर ने कैलाश को मार डालने तक की धमकी दे दी। मदन ने तब एक जांबाज की तरह उसका कॉलर पकड़कर उसे एक झापट रसीद की। उस दिन उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। याद रखना, अगर कैलाश को हाथ भी लगाया तो टुकड़े टुकड़े करके चीलों को चुगवा दूंगा। मदन की आंखों में तब भवानी उतर आई थी। उसका रौद्र रूप देख मजदूरों को सांप सूंघ गया। इस घटना के 2 रोज बाद तूफान थमा तो गोवर्धन ने बीच बचाव कर मामला ठंडा किया। उस दिन कैलाश को समझ में आया कि सारे काम सही तरीके से नहीं होते। सत्य की अपनी ताकत है, पर हर जगह आदर्शवाद नहीं चलता। कभी कभी बदन की तरह टेढ़ी अंगुली करने से अथवा गोवर्धन जैसों के व्यवसायिक कौशल से ही काम सिद्ध होते हैं। मदन भी कई बातों में कैलाश एवं गोवर्धन का लोहा मानता था। 10 वर्ष पूर्व मदन की बेटी शादी के फकत 2 वर्ष बाद विधवा हुई तो कैलाश ने ही उसके दुख पर मरहम लगाया था। मदन, विधाता के मंसूबों के आगे हम सभी मजबूर हैं। ललाट पर लिखा कोई नहीं मिटा सकता। हानि लाभ, जन्म मृत्यु, यश अपयश, सभी तो विधाता के हाथ हैं। प्रत्येक घटना अटल होती है। मनुष्य तो मात्र कठपुतलियों की तरह उसकी डोरी में बंधा नाचता रहता है। दुख की इस कठोर घड़ी में हम सब तेरे साथ हैं। सब मिलकर कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए गोवर्धन ने भी उसके आप्त हृदय को सांत्वना दी। मदन, कैलाश ठीक कहता है। जो हो गया सो हो गया। चिंता में घुलने से जाने वाला तो वापस आएगा नहीं। अब हमें ये सोचना है कि बिटिया का दुख कम कैसे हो, वह अपने पैरों पर कैसे खड़ी हो। वह पढ़ी लिखी है, हमें उसकी नौकरी लगवाने के लिए प्रयास करने चाहिए। तब गोवर्धन के प्रयास से ही मदन के बिटिया की नौकरी उसके पति के शहर में स्थित एक प्राइवेट कॉलेज में लगी थी। उस कॉलेज का मालिक गोवर्धन का कारोबारी दोस्त था। 2 वर्ष बाद कॉलेज में कार्य करने वाले एक विद्वान ने उसका हाथ थाम लिया। उस दिन मदन की आंखें भीग आई, लेकिन रोना उसे जरा नहीं सुहाता। उसने एक लंबी सांस ली एवं देखते देखते उसकी दोनों आंखों का पानी जाने कहाँ चला गया। संभवतः अपने मित्रों के उपकार एवं एहसान का एहसास लेकर दिल के भीतर उतर गया होगा। एक बार गोवर्धन भी ऐसे ही फंस गया था।
जीवन में सुख दुख से कौन अछूता रहा है। वर्षों पूर्व एक ठेका प्राप्त करने के लिए उसने संबंधित अधिकारी के घर एक अमूल्य उपहार भेज दिया। अपने व्यावसायिक कार्य सिद्ध करने के लिए वह ऐसी तिकड़ में रात दिन बिठाता रहता था। उसके कार्य इस तरह सिद्ध भी होते थे। प्रैक्टिकलिटी को वह जीवन का सर्वोपरि सिद्धांत मानता था, लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ गया। अधिकारी डेड ऑनेस्ट यानी ठेठ का ईमानदार निकला। ऐसे अधिकारी सरकारी विभागों में अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं। उसकी त्योरियां चढ़ गई। उसने शिकायत कर उपहार सीधे थाने पहुंचा दिया। तब मदन एवं कैलाश ने बड़ी मशक्कत कर मामला रफा दफा करवाया। कैलाश ने सरकारी अधिकारी के पांव पकड़े, गोवर्धन के बीवी बच्चों की दुहाई दी, तब जाकर उसने शिकायत वापस ली। खुदा का शुक्र था थानेदार ने एफआईआर दर्ज नहीं की, वरना लेने के देने पड़ जाते। उस दिन गोवर्धन को समझ आया, सभी काम व्यवहारिकता से सिद्ध नहीं होते। संसार में सिद्धांतों का भी वजूद है। तीनों मित्र एक दूसरे के कारोबार एवं घर गृहस्थी में बढ़ चढ़कर मदद करते। कैलाश के घर उत्सव हो, मजाल गोवर्धन एवं मदन वहां न दिखे। यही बात गोवर्धन एवं मदन के यहाँ होने वाले विवाह, पार्टी एवं अन्य कार्यों में लागू होती थी। अब तक तीनों के परिवार भी एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए थे जैसे पानी में शक्कर। तीनों की जवानी के किस्से भी मजेदार हैं। मदन जवानी में एक नंबर का लफाड़ी था। शादी के 3 वर्ष बाद न जाने कहां से एक मास्टरनी को पटा लाया। उन दिनों वह घंटों उसके आगे पीछे डोलता। वह थी भी रूप की परी, बस हूर समझो। कैलाश एवं गोवर्धन तब ठंडी आहें भरते। मित्र होने के नाते रहस्य भी प्रकट नहीं कर सकते थे। एक दिन तीनों रेस्तरां में बैठे बतिया रहे थे। उस दिन कैलाश ने पहले बात छेड़ी। अब छोड़ भी दे उस चमक चांदनी को, भाभी कौन सी कम सुंदर है। कैलाश मदन को समझाते हुए बोला। मदन उत्तर देता, उसके पहले गोवर्धन बोला, विवाह के कुछ समय बाद बाहर का गुड़ अधिक मीठा लगता है, घर की खांड भी किरकिरी लगती है। तो ठीक कहता है गोवर्धन, चोरी का गुड़ ज्यादा मीठा लगता है। पर तुम दोनों कौन से धर्म के अवतार हो। चलो कैलाश को तो मैं फिर लंगोट का सच्चा मान लूं, पर गोवर्धन तेरा बस चले तो तू लंगोट पर फाक खेले, कोई तेरे जाल में तो फंसे। उस दिन देखता हूं तू छोड़ता है क्या। गोवर्धन की व्यावहारिकता तब उतंग पर चढ़ बैठी थी। चाशनी नापते हुए बोला, बात तो तू ठीक ही कहता है मदन, चुटिया हाथ में आने पर कौन मर्द छोड़ेगा। कहते कहते उसने कातर आंखों से मदन की ओर देखा। शातिर मदन को भला उसका मन पड़ने में कौन सा समय लगता। उसकी दाढ़ी में हाथ डालते हुए बोला, साफ क्यों नहीं कहता, तुम्हें भी मास्टरनी के दर्शन करने हैं। गोवर्धन की बाँछें खिल गई। थोड़े समय बाद दोनों उससे मिलने लगे। अंत में 2 मुल्लों के बीच मुर्गी हराम हो गई। एक दिन मास्टरनी ने दुखी होकर दोनों की पत्नियों को शिकायत कर दी। उस दिन गोवर्धन एवं मदन की हालत देखने लायक थी। तब कैलाश ने दोनों की पत्नियों को यह कहकर मनाया था कि यह एक बिगड़ेल औरत है, भले आदमियों को ब्लैकमेल करती रहती है। 2-4 गवाहियां भी दिलाई, तब उखड़ी हुई औरतें मानी। इस घटना के बाद गोवर्धन एवं मदन ने तौबा की। अब पराई नार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। हाँ, मदन को इस बात का गिला कई महीनों तक रहा कि काश अगर मैं गोवर्धन को मास्टरनी से नहीं मिलाता तो अच्छा होता। कैलाश भी कई बार उसकी ठंडी आहों के साथ चटकारे लेता। तू भी जड़ मूर्ख है, गोवर्धन जैसों को भी कभी मलाई दिखाई जाती है। तूने तो चोटी बिल्ली को मलाई दिखा दी, ये सब तो होना ही था। तब गोवर्धन उचक्कर बोला, हाँ भाई, ये चूक गया, इसीलिए भड़ास निकालेगा। दिन, महीने, वर्ष
यूं ही बीत गए। वे दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। वर्षों बीत जाने पर भी तीनों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। हाँ, मूल स्वभाव में परिपक्वता की गांठें अवश्य लग गई। कैलाश यथासंभव सारी उम्र सत्य का पक्षधर रहा। गोवर्धन व्यवहार पटु एवं मदन अपने पुराने विचारों के इर्द गिर्द ही डोलता रहा। अर्थात इस दुनिया में सज्जन बनकर नहीं जिया जा सकता। वह अक्सर कहता, आंख दिखाओगे तो दुनिया सलाम करेगी एवं सलाम करोगे तो आंख दिखाएगी। कहते हैं ये सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों सत्य, रज एवं तम के अधीन है। सत्य जो सत्य के बल पर खड़ा है, तम जो आसुरी एवं तामसी वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, एवं रज जो इन दोनों का सेतु बनकर व्यावहारिकता को जीवन का परमोच्च गुण मानता है। हर व्यक्ति में किसी एक गुण की ही प्रधानता होती है, इसीलिए तो किसी का स्वभाव बदलना कठिन होता है। तीनों मित्रों में कई बार झगड़े भी हुए। एक बार कैलाश एवं मदन में लंबी ठंड गई, तब गोवर्धन ने बीच का रास्ता निकाला था। इसी तरह एक बार गोवर्धन कैलाश से उलझ पड़ा, तब मदन ने ही समझौता करवाया था। जीवन के लंबे अनुभवों के बाद तीनों को यह बात समझ में आ गई थी कि तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी का कार्य एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। हजारों टांकी सहकर एक महादेव बनते हैं। तीनों ने जीवन भर कड़ा संघर्ष किया। तीनों का कारोबार भी बढ़ा। वे उस मुकाम पर तो नहीं पहुंचे जहां लोग रईस कहलाते हैं, लेकिन इतनी धन संपदा अवश्य बनाई कि बुढ़ापा आराम से निकल जाए। सूर्य अस्ताचल की ओर था। जीवन संध्या के इस मुकाम पर तीनों इस तरह से हाथ पकड़कर खड़े थे जैसे कोई छूट न जाए। किसी को कोई दुख हो, बाकी दो उसे दूर करने में तन मन धन लगा देते। तीनों मिलकर अपराजयी थे। कहते हैं जो किसी से नहीं हारते, अपनी औलाद के आगे हार जाते हैं। तीनों मित्र शाम को नियम से इवनिंग वॉक पर निकलते। तीनों शहर के प्रसिद्ध गार्डन गांधी पार्क में रोज मिलते। 2-3 मील पैदल चलते, फिर 1 घंटा बैठकर घर गृहस्थी की बातें करते। यह अजीब इत्तेफाक था कि तीनों के एक एक लड़का एवं एक एक लड़की थी। तीनों के लड़कियों के विवाह शहर से बाहर हुए थे। तीनों इस सिद्धांत के पक्षधर थे कि बेटी का विवाह स्वयं के शहर में नहीं होना चाहिए। तीनों के पुत्रों के विवाह हुए भी 7-8 वर्ष होने को आए। अब तक तीनों नाना दादा बन चुके थे। आज पार्क में घूमने के पश्चात तीनों बेंच पर बैठे तो गोवर्धन एवं मदन ने महसूस किया कि कैलाश अन्यमनस्क है। बात सही भी थी। वह इन दिनों अक्सर खोया खोया दिखता, जैसे भीतर कुछ सुलग रहा था। बाकी 2 से भला यह बात कैसे छिपती। तीनों की जान एक दूसरे में बसती थी। तीनों एक दूसरे को आंखों से पहचान लेते। दोनों ने कुरेदा तो कैलाश बोला, बेटे को इतने लाड प्यार से पाला, सारा घर कारोबार उसके नाम कर दिया। सोचा बुढ़ापा इत्मीनान से गुजारूंगा, लेकिन मेरी सोच गलत निकली। पैसा मिलते ही बेटे बहू प्यादे से फर्जी बन गए। 4 दिन पहले हुई छोटी सी कहासुनी को लेकर उन्होंने अलग मकान ले लिया है। उम्र के इस पड़ाव पर हमें मझधार में छोड़कर चला गया। उसकी मां सूख कर कांटा हो गई है। जिस औलाद को कलेजा का टुकड़ा समझकर पाला, उसी ने दिल तोड़ दिया। छाती के ये छेद किसे बताऊं। बोलूं तो मेरा ही घर बिगड़ता है, एवं ना बोलूं तो खून निचुड़ता है। गोवर्धन एवं मदन भौचक्के रह गए। 4 दिन से कैलाश इस दुख को ढो रहा था, बताया तक नहीं। तीनों कुछ देर चुप बैठे रहे। गोवर्धन एवं मदन मन ही मन सोचने लगे कि क्या किया जाए जिससे कैलाश का दुख हल्का हो। साहस बटोरकर गोवर्धन बोला, कैलाश, ये आम घरों की कहानियां हैं।
टीवी एवं इंटरनेट कल्चर ने स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता की परिभाषाएं बदल दी है। मित्र, अपने मन पर बोझ मत डालो। बच्चे इन दिनों एक दूसरे से प्रभावित होकर माँ बाप को छोड़कर अन्यत्र रहने लगे हैं। मदन ने सुर में सुर मिलाया। कैलाश, गोवर्धन ठीक कह रहा है। ये नए जमाने की हवा है। तुमने मेहनत कर बच्चे को पंछी की तरफ पाला, बड़ा किया, उसे पंख फैलाने सिखाए, उड़ना सिखाया। आज वह पंख फैलाकर उड़ गया। उसे उड़ जाने दो। एक दिन वह आसमान की ऊंचाइयां नापेगा। तुम्हारा खून है। तुम स्वयं एक दिन उसे ऊंचे उड़ता देख गौरवान्वित होंगे। फिर कौन सा परदेश गया है। जब चाहे मिलाया करो। बुड्ढों को नाक मोम जैसी बनानी पड़ती है, जिधर चाहे घुमा दी। कैलाश का कलेजा ठंडा हुआ। इस घटना के चंद रोज बाद गोवर्धन उदास बैठा था। उसके हाव भाव ऐसे थे मानो कोई असह्य चोट लगी हो। मन का विलाप रह रहकर चेहरे पर आ जाता। चेहरा तब सफेद फक पड़ जाता। कैलाश एवं मदन उसकी मनोदशा जान गए। अब तक वे एक दूसरे के आईने थे। इस बार कैलाश ने बात छेड़ी। क्या हो गया गोवर्धन? घर में सब ठीक तो हैं? गोवर्धन की छाती पर सांप लौट गए। आंखों में आंसू भर आए। रूंधे गले से बोला, बेटे ने सफेद बालों में धूल डाल दी। हुआ क्या है? मदन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हौसला दिया। अब बड़े बुजुर्गों का लिहाज ही नहीं रहा। पैसा धर्म हो गया है। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। कहते हुए गोवर्धन का चेहरा ऐसा हो गया मानो किसी ने छाती पर पत्थर रख दिया हो। अब बता भी ऐसा क्या हो गया है? कैलाश ने चीख कर पूछा। दुख बांटने से हल्का होता है। गोवर्धन को राज उगलना पड़ा। मेरे लड़के ने मेरे झूठे दस्तखत कर धीरे धीरे मेरे बैंक खाते से सारी रकम निकाल ली। जीवन की गाढ़ी बचत पुत्र के छल से समाप्त हो गई। मैं बैंक गया तो मैनेजर ने मुझे चेक एवं अन्य पेपर बताए। मैं हैरान रह गया। अगर ना कहता तो बेटे को जेल होती। मैं चुपचाप यह कहकर चला आया कि ये मेरे ही दस्तखत हैं। कहते कहते गोवर्धन मुंह पर हथेलियां रखकर रो पड़ा। कैलाश एवं मदन सत्ते में आ गए। मित्र के दिल दहला देने वाले विलाप ने दोनों पर गोवर्धन को सांत्वना देने की जिम्मेदारी डाल दी। इस बार बागडोर मदन ने संभाली। गोवर्धन को ढाढ़स देते हुए बोला, इसी का नाम तो रिश्ता है मित्र। बरगद की जड़ों से भी मजबूत दिखने वाले ये रिश्ते कभी कभी धनिये जितने कमजोर हो जाते हैं। लेकिन तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? गोवर्धन, थोड़ा ठंडा होकर सोच। आज नहीं तो कल रकम उसे ही देनी थी। उसने आज ले ली। तेरा बोझ कम हुआ। इज्जत खराब हुई तो उसकी हुई। तुम्हारा विश्वास आज भी वही है। थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। आजकल लड़के जल्दी बहक जाते हैं। समझ आएगी तब तेरे पांव पकड़कर रोएगा। गोवर्धन जैसा पिता नसीबों से मिलता है। मदन सही कहता है गोवर्धन। हमें कौन सा धन छाती पर लाद कर ले जाना है। इन्हीं औलादों के बीच जीना है। जैसे भी हैं ये ही हमारी मिट्टी ठिकाने लगाएंगे। कैलाश ने सुर में सुर मिलाया। मित्रों की सांत्वना के मरहम से गोवर्धन ने राहत महसूस की। कह सुनकर उसका भी कलेजा ठंडा हुआ। इस घटना को भी एक माह बीत गया। आज मदन उदास बैठा था। चेहरा ऐसा बुझा बुझा था जैसे अपमान के स्याह मेघों ने उसे घेर लिया हो। मन के बादलों पर तड़फती बिजलियां भी कभी छुपी है। हांडी की भाजी रकाबी में आए बिना नहीं रह सकती।
कैलाशम गोवर्धन को मित्र का मन भांपने में देर नहीं लगी। इस बार गोवर्धन ने मोर्चा संभाला। मदन को हौसला देते हुए बोला, मित्र, अब तुम भी अपनी कह दो। मदन की छाती पर मानो किसी ने अंगारे रख दिए। अपने कांपते हुए हाथ को गोवर्धन के कंधे पर रखकर बोला, सारी उम्र औलाद को कलेजे के कोर की तरह पाला, दूध में भिगो भिगो कर रोटी खिलाई, पर जौंक दूध भरे स्तनों पर चढ़कर भी खून ही पीती है। गोवर्धन, मेरा दुख ऐसा है कि मैं किसी को कह भी नहीं सकता। कहते कहते मदन की गिग्गियां बंध गई, भीतर जमे आंसू उबल पड़े। इस बार कैलाश ने मदन के कंधे पर हाथ रखा। क्या हम पर विश्वास नहीं रहा मदन? मदन अब भी चुप था, चेहरा जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई हो। गोवर्धन ने फिर पूछा, बोल मदन, ऐसा क्या हो गया? अब तक सभी सुख दुख बांटते आए हैं, भला ऐसा कौन सा दुख है जिसे हम मिलजुल कर न बांट सकें? मदन की हिचकियां बंध गई। रुक रुक कर बोला, गोवर्धन, 2 रोज पहले मेरे पुत्र ने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे। वह इस रकम को सट्टे में लगाना चाहता था। मैंने मना कर दिया तो उसने, क्या बताऊं यार। कहते कहते मदन रुक गया। बोलो भी दोस्त, क्या हो गया? तुम 5 लाख मुझसे ले लो, अपना मन न दुखाओ। ऐसी बात नहीं है गोवर्धन, सच बात तो यह है कि मेरे मना करने पर उसने मुझे जोर से थप्पड़ मारा एवं क्रोध में भरकर कहा, किसी दिन रस्सियों से बांधकर गंगा में फेंकाऊंगा, तब तो न धन मुझे ही मिलेगा। अब तक रात हो चली थी। पार्क में पक्षियों का कलरव थम चुका था। अंधेरा प्रकाश को मुंह में निकलकर चिर प्रवास की तैयारी पर था। मदन की व्यथा सुनकर कैलाशम गोवर्धन को सांप सूंघ गया। अब इस दुख का क्या तोड़ हो? इसे भला किस तरफ से जस्टिफाई करें? पहाड़ से इस दुख को कौन से तिल की ओट में रखें? पार्क में कुछ देर सन्नाटे तैरते रहे। थोड़ी देर बाद गोवर्धन ने मदन के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाया, मदन, जो कुछ तेरे साथ हुआ उसका हमें दुख है। इस अंधेरे में भी मुझे रोशनी की एक लकीर चमकती हुई दिख रही है। इस दुनिया में सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता। तू सोच, जो पुत्र अपने बाप को चपत मार सकता है, वह दूसरे लोगों को कितनी चपत मारेगा। आज नहीं तो कल वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हमारा क्या है? हमें तो वक्त ने इतने चपत मार दिए हैं कि अपनों की चपत का क्या हिसाब लगाएं। हमारी आयु का सूर्य तो अब अस्त होने को चला। उन्हें अब स्वार्थ, नफरत एवं घृणा के नए सूर्योदय में जीने दो। तुम्हारा पोता जब इससे भी घृणित व्यवहार करेगा, उसे खुद अकल आ जाएगी। कैलाश ने सुर में सुर मिलाया, ये सभी घर घर की कहानियां हैं मदन। हम सभी समान पाखी हैं। इस घटना के 1 माह उपरांत 2-2 महीने के अंतराल पर तीनों बुड्ढों ने प्राण त्याग दिए। यही थी कहानी। धन्यवाद।